Students, our today's topic is solubility of liquid in liquid. It is very important that we should have a knowledge of the solubility of liquid in liquid because in pharmaceutical preparations there are various preparations जिसमें कि हम क्या करते हैं एक लिक्विड को एक लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं जैसे कई हमारी लिक्विड फॉर्मुलेशंस होती है जिसमें लिक्विड जो है लिक्विड के साथ जो है मिक्स की जाती है तो अब उस लिक्विड की दूसरे लिक्विड के साथ किस तरह की सॉल्युबिलिटी है किस टाइप की मिसिबिलिटी है तो हमें उसका जो है प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है So on this basis the solution of liquid can be subdivided into three classes. तो ये classes कौन सी है? First is लिक्विड्स मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन इसमें क्या है कि ये वो टाइप के लिक्विड्स होते हैं जिनको आप किसी भी रेशो में अगर मिक्स करो तो उनकी क्या होगी एक मिसिबिलिटी होगी जैसे कि इसका एग्जांपल जो है दैट इज इथाइल अल्कोहल एंड वाटर इथाइल अल्कोहल और वाटर को आप जिस मर्जी प्रोपोर्शन में 1:2 1:1 2:1 जिस मर्जी प्रोपोर्शन में आप इनको मिक्स करो तो इन दोनों की मिसिबिलिटी जो है दैट विल रिमेन सेम मींस के दोनों ही आपस में मिसिबल होंगे नेक्स्ट इज लिक्विड्स पार्शियली मिसिबल तो इसमें क्या होगा कि ये वो टाइप के लिक्विड्स होते हैं ये वो लिक्विड्स होते हैं जिनकी आपस में मिसिबिलिटी होती है लेकिन वो कम होती है तो उनको हम क्या कहेंगे पार्शियली मिसिबल तो इसमें जो एग्जांपल है दैट इज वाटर एंड फिनोल नेक्स्ट उसके बाद है लिक्विड्स वर्चुअली इमिसिबल तो ये वो लिक्विड्स होते हैं जो आपस में इमिसिबल होते हैं जिनकी आपस में मिसिबिलिटी नहीं होती तो इसमें जो एग्जांपल है दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड वाटर तो क्लोरोफॉर्म और वाटर जो है वो आपस में इमिसिबल होते हैं बट इसमें हमने टर्म यूज की है दैट इज वर्चुअली इमिसिबल तो ये हमने क्यों यूज किया है कि जब हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म एंड वाटर की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं इसमें कि ये आपस में मिसिबल नहीं है बट अगर हम क्लोरोफॉर्म और वाटर को मिक्स कर रहे हैं सपोज अगर आपने 200 ml क्लोरोफॉर्म लिया है और 200 ml आपने वाटर लिया है तो ये देखा गया कि उस 200 ml में एटलीस्ट 1 ml जो है क्लोरोफॉर्म मिसिबल होगा तो क्या है कि ये बिल्कुल ही इमिसिबल नहीं है इसमें क्या है मिसिबिलिटी है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कम है तो इसलिए हम इनको किस कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं दीज आर इमिसिबल लिक्विड्स नाउ रॉड्स लॉ अब रॉड्स लॉ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की अब इसमें क्या है कि हमने एक एग्जांपल लिया है इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट हियर इज अ क्लोज्ड कंटेनर ठीक है तो इस क्लोज्ड कंटेनर में क्या है एक वोलेटाइल लिक्विड प्रेजेंट है और जो वोलेटाइल लिक्विड हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिए है दैट इज वाटर ठीक है अब वाटर क्या है वाटर में ये देखा गया है कि एट एनी टेम्परेचर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं उनकी इवेपोरेशन होती है और वो इस फ्री स्पेस में वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नाउ अब इसमें क्या है कि जो ये वेपर यहाँ पे फ्री स्पेस में प्रेजेंट है वो क्या करेंगे ड्यूरिंग दिस वेपराइजेशन ये मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे इस कंटेनर के जो वॉल्स है उनके साथ में ठीक है अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट आती है इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ब्लू एरो है दैट शोज कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है उनकी इवेपोरेशन हो रही है एंड सेकंड आपके पास यहाँ पे रेड एरो है रेड एरो शोज कि जहाँ ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फ्री स्पेस में प्रेजेंट है तो इनमें से कुछ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी क्या हो रही है कंडेंसेशन हो रही है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन ठीक है ये दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगे अब एट दिस इक्विलिब्रियम जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो वेपर यहाँ पे प्रेजेंट है फ्री स्पेस में जो कि इस कंटेनर के वॉल के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं देन उसके बाद जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंडेंस हो रहे हैं तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यहाँ पे क्या हो रहा है इस सरफेस पे एक प्रेशर डेवलप हो रहा है एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये जो प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो रहा है ड्यू टू दीज वेपर मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस वाटर this is known as the vapor pressure ठीक है same thing is written here that water vaporizes at any temperature striking surrounding walls and exerting some pressure on walls this pressure is known as the vapor pressure
अब इस पीछे हमने अभी बात करी अबाउट द वेपर प्रेशर एंड दैट वेपर प्रेशर वाज ड्यू टू द वन टाइप ऑफ लिक्विड, जो कि हमने क्या लिया था उसमें एग्जांपल, वाटर का एग्जांपल, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, कंसिडर करते हैं कि आपके पास एक सिस्टम है यहाँ पे और इस सिस्टम में दो टाइप के लिक्विड्स प्रेजेंट है, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2, ठीक है। तो अब ये दोनों लिक्विड जो है दोनों ही वोलेटाइल नेचर के हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ये फ्री स्पेस प्रेजेंट है इसमें दोनों ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो इन वेपर्स की वजह से जो वेपर प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा, अगेन दैट विल बी बिकॉज ऑफ बोथ दीज टू टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, तो दोनों ही लिक्विड्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इस केस में अगर आपने अभी वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है यहाँ पे, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज डिटरमाइंड by on the basis of or by using this Rolle's law। तो रोल्स लॉ के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब रोल्स लॉ कहता क्या है, रोल्स लॉ जो है दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द दिस वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। मीन्स कि रोल्स लॉ ने क्या कहा कि जो यहाँ पे वेपर प्रेशर डेवलप होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जो उनका मोल फ्रैक्शन होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर, दिस वेपर प्रेशर की, ठीक है। अब अगर हम इंडिविजुअली बात करें लिक्विड 1 लिक्विड 2 की, लेट अस सपोज वी फर्स्ट टेक लिक्विड 1। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं लिक्विड 1 की, तो लिक्विड 1 की वजह से जैसे जो ये ग्रीन यहाँ पे स्फेरिकल जो है दैट आर ऑफ लिक्विड 1, लेट अस सपोज। तो अब अगर हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस लिक्विड 1, ठीक है। तो अब अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ से हटाते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, P1 is equal to P1 नॉट into X1, ठीक है। तो P1 नॉट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस प्योर कंपोनेंट। मीन्स कि यहाँ पे ये कंसिडर करता है कि अगर ये आपका जो यहाँ पे लिक्विड है, अगर हम लेटर सपोज करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ आपका लिक्विड 1 प्रेजेंट है, लिक्विड 2 नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड 1, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P1 नॉट से, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे लिक्विड 2 की। इसी तरह से लिक्विड 2 की वजह से जो यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड 2। अगेन जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो इक्वेशन बनेगी P2 दिस P2 is equal to P2 नॉट into X2। अब यहाँ पे P2 नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, अगेन ये रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड 2। मीन्स कि यहाँ पे अगर हम एज्यूम करते हैं कि सिर्फ आपका लिक्विड 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे दैट मीन्स कि जो ये फ्री स्पेस है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी ओनली ऑफ लिक्विड 2। तो वेपर प्रेशर जो होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, लिक्विड 2 की वजह से, तो उसको हमने यहाँ पे P2 नॉट से रिप्रेजेंट किया है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, डाल्टन लॉ क्या कहता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर जनरेट होता है, कि अगर आपके पास लाइक दो कंपोनेंट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उनकी वजह से जो टोटल प्रेशर होगा तो वो उसका क्या होगा, सम होगा। तो मीन्स हम इसमें लिख सकते हैं जो टोटल प्रेशर है दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, ठीक है। अब इसमें हम इसको फर्दर इस तरह से भी लिख सकते हैं P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 प्लस P2 नॉट इंटू X2, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, जो P1 है हमारा दैट इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 और P2 जो है दैट इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। अभी हमने इसमें पीछे भी पढ़ा है। देन उसके बाद हम अगर बात करते हैं बाइनरी मिक्सचर की, जिसमें लाइक आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, दैट इज अ बाइनरी मिक्सचर। तो बाइनरी मिक्सचर के केस में अगर आप उनके मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हो तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। सो x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू 1।
अब अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो जो x1 है उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस x2। ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ आपका एक जो है कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है, हम बात करते हैं लिक्विड वन की। तो लिक्विड वन के केस में हम क्या लिखते हैं, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। ठीक है। अब यहाँ पे x1 जो है वो किसके इक्वल है, 1 माइनस x2 के इक्वल है। तो हम ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और इक्वेशन जो बनेगी दैट विल बी P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 माइनस x2। After that, when you further rearrange this equation, तो equation क्या बनेगी, P1 upon P1 naught is equal to 1 minus x2। तो उसके बाद अगर आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी अल्टीमेटली इट विल बी 1 माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है 1 माइनस P1 अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x2, ये जो इक्वेशन है इसके बेसिस पे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मींस कि ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, लेट अस सपोज कि आपके पास एक कंटेनर है, उसमें क्या है, एक ही लिक्विड प्रेजेंट है। तो वो लिक्विड आपका जो है दैट इज योर सॉल्वेंट, जो कि क्या है, एक वोलेटाइल नेचर का है। ठीक है। तो अब ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है ये क्या करेंगे, यहाँ सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे प्रेजेंट होंगे उनकी टेंडेंसी क्या होगी, वेपर स्टेट में जाने की। जितना ज्यादा ये मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। अब अगर आप इस सॉल्वेंट में अगर आप एक सोल्यूट ऐड कर रहे हो, सपोज आपने एक दूसरा लिक्विड इसमें ऐड किया जिसका कि क्या है, नॉन वोलेटाइल नेचर है। ठीक है। तो जब आप उसमें वो ऐड करोगे तो क्या होगा कि अब ये जो सरफेस है यहाँ पे, इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी होंगे और इसमें क्या होंगे, कुछ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। मीन सपोज पहले हमने इनिशियली बात करी जब हम सिर्फ सॉल्वेंट की बात कर रहे थे, लेट अस सपोज कि यहाँ सरफेस पे टोटल 10 मॉलिक्यूल जो थे वो सॉल्वेंट के थे। पर जब आपने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, अब लेट अस सपोज कि सरफेस पे 7 मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के हैं और 3 मॉलिक्यूल जो है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के हैं। ठीक है। तो अब क्योंकि इस सरफेस पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट कम होगा, तो दैट मीन्स कि कम ही मॉलिक्यूल जो है वो वेपर फेज में जाएंगे। तो इससे अब क्या हो रहा है, जो वेपर प्रेशर है वो कम हो रहा है ड्यू टू द एडिशन ऑफ दैट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो ये जो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो रहा है, दिस इज नोन एज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, एंड दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू द मोल दिस फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट जो आपने इसमें बाद में ऐड किया है। ठीक है। तो ये हम फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन फर्दर कंसिडर कर सकते हैं। Now here is the graphical representation which shows a relationship between vapor pressure and the mole fraction of the component। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ में देख सकते हो there are 3 curves। वो कर्व कौन कौन से हैं, like this is the first curve, this is the second curve and this one is the third curve। ठीक है। और इस ग्राफ में जो x एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट शोज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। और यहाँ पे हमने लिया है x1 इज इक्वल टू 1, मीन्स कि यहाँ पे जो लिक्विड 1 है उसकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है। देन जैसे जैसे हम यहाँ की तरफ जाएंगे तो जो लिक्विड 1 है उसकी वैल्यू जो है 0 की तरफ जा रही है, मीन्स कि लिक्विड 1 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पे x2 शोज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 और यू कैन से मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू जो है 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका कंपोनेंट 2 प्रेजेंट नहीं है। बट जैसे जैसे आप इस तरफ मूव करोगे तो यहाँ पे x2 की वैल्यू जो है 1 हो रही है। तो मीन्स कि यहाँ पे आप फर्दर क्या कर रहे हो, सॉरी जो लिक्विड 2 है उसके कॉन्सेंट्रेशन को आप इंक्रीज करते जा रहे हो। ठीक है। और जो y एक्सिस है दैट रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर। ठीक है।
अब हम इंडिविजुअली हर एक कर्व को अगर यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम इस कर्व की बात कर रहे हैं। ये जो कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट शोज द वेपर प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड 1। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप सबसे पहले हम लिक्विड 1 को यहाँ पे कंसिडर करें, इस पॉइंट पे क्या है, x1 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1, मीन्स कि यहाँ पे लिक्विड 1 जो है वो मैक्सिमम है, तो उसका यहाँ पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा। फिर उसके बाद सपोज इस पॉइंट पे क्या होगा, लिक्विड 1 जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम डिक्रीज कर रहे हैं, सपोज इट इज 0.9, तो 0.9 पे क्या होगा, वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज हो रहा है। देन इस पॉइंट पे जो लेट अस सपोज x1 जो है उसकी वैल्यू जो है दैट इज 0.8, तो वेपर प्रेशर और ज्यादा डिक्रीज होता जाएगा। इसी तरह से जैसे जैसे लिक्विड 1 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है, उसका वेपर प्रेशर जो है अकॉर्डिंगली उतना ही डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला कर्व। ये जो कर्व है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड 2 और कंपोनेंट 2। ठीक है, अब इसको हमने मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे x2 से रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इनिशियली x2 की वैल्यू जो है वो 0 है, मीन्स कि यहाँ पे आपका इस कंटेनर में कोई लिक्विड 2 प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू है वेपर प्रेशर की। देन आपने क्या किया, जो लिक्विड 2 है उसकी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की, लेट अस सपोज यहाँ पे आप है 0.1 x2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। देन इस पॉइंट पे x2 की वैल्यू हम सपोज करते हैं इट इज 0.2, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर और इंक्रीज होगा। देन उसके बाद 0.3 वेपर प्रेशर और इंक्रीज होगा, 0.4 वेपर प्रेशर और इंक्रीज होगा। तो अब तो ये कहाँ तक जाएगा, x2 की वैल्यू जहाँ पे 1 के इक्वल होगी, तो 1 पे क्या होगा, मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा यहाँ पे। तो ये क्या शो करेगा अब इस तरह से, किस तरह से वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये वाला कर्व। ये वाला कर्व शो करता है द टोटल वेपर प्रेशर। अब इसमें क्या है, लेट अस सपोज हम इस पॉइंट की बात करें। अब इस पॉइंट पे क्या है, x1 जो है दैट इज 1, x2 जो है वो 0 है, तो जो हम वेपर प्रेशर कहेंगे दैट इज टोटली ड्यू टू द लिक्विड 1, तो यहाँ पे ये वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब जब हम आगे चलते हैं, इस पॉइंट पे क्या है, लेट अस सपोज x1 जो है दैट इज 0.9 और x2 जो है दैट इज 0.1, तो टोटल आपका मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या आएगा वेपर प्रेशर की वैल्यू, कि कुछ वेपर प्रेशर जो है दैट इज ड्यू टू द लिक्विड 1 जिसकी वैल्यू ये है, एंड कुछ वेपर प्रेशर जो आपने 0.1 इसमें लिक्विड 2 ऐड किया है उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो उसकी वैल्यू यहाँ पे हम शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कम है एज कम्पेयर टू लिक्विड 1, क्योंकि आपका लिक्विड 2 जो है यहाँ पे कम प्रेजेंट है। तो आपका जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ दीज टू लिक्विड्स। तो जब इन वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो ऐड करके आपके पास नेट वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे आप पुट करोगे। अगर आप इसी चीज को ग्राफ पेपर पे अगर आप प्लॉट करो इसे, अगर आप इन वैल्यूज को पुट करो, देन जब हम फर्दर इस पॉइंट को अगर देखेंगे, सपोज लेट अस सपोज कि यहाँ पे x1 जो है दैट इज 0.8 और जो x2 है दैट इज 0.2, तो x1 की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, और x2 की वजह से जो वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 1। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जब आप ऐड करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आप यहाँ पे पुट करोगे। तो इसी तरह से इसमें क्या है, मोल फ्रैक्शन जो है वो चेंज होता जाएगा और ये जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू भी जो है वो चेंज होती जाएगी, तो नेट आपके पास इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, तो दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन। और इसी के बेसिस पे हम फर्दर किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस को। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस फॉर विच रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशंस जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, वो सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और उस केस में जो ग्राफ हमारे पास मिलेगा इट विल बी दिस ग्राफ। देन उसके बाद नेक्स्ट हम फर्दर आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में कुछ और कंडीशंस यहाँ पे पुट करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है कि जो इंटरैक्टिंग फोर्सेस है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन
the solute molecules, solvent molecules and solute molecule, solvent molecule वो equal होता है. जैसे AA जो है it represent the molecular attraction between solvent molecules and जो BB है यहाँ पे हमने suppose it is solute जो कि आपका liquid 2 है तो उसको जो आपस की जो उनकी इंटरैक्टिंग फोर्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीबी और सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरैक्शन है दैट इज एबी. तो ये तीनों जो फोर्सेस है इनका वैल्यू जो है वो सेम होगा इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज द चेंज इन एंथैल्पी. तो इसमें जो एनर्जी है चेंज वो दैट विल रिमेन जीरो. मीन्स कि क्या है अब क्योंकि हर एक बॉन्ड में हर टाइप के बॉन्ड में क्या है सिमिलर फोर्सेस है तो अगर आप लिक्विड ए मतलब लिक्विड 1 को अगर आप लिक्विड 2 के साथ मिक्स करो तो उस केस में जो एनर्जी है वो सेम ही रहेगी. कोई उसमें एनर्जी में वेरिएशन नहीं आएगा उसमें कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं होगी. तो आइडियल सॉल्यूशंस में डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो जीरो ही रहती है उसमें कोई चेंज नहीं होता. नेक्स्ट उसके बाद आता है चेंज इन वॉल्यूम. तो चेंज इन वॉल्यूम जो है दैट विल आल्सो रिमेन जीरो. मींस कि सपोज आपके पास अगर लिक्विड 1 है दैट इज 4 ml और उसमें आपने लिक्विड 2 ऐड किया वो भी 4 ml है तो टोटल आपके पास जो वॉल्यूम है दैट विल बी 8 ml. ठीक है. तो अगर आपके पास 8 ml की वैल्यू आती है वॉल्यूम की तो दैट मीन्स इट इज एन आइडियल सोल्यूशन. ठीक है. बट अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि आपने 4 ml लिक्विड 1 लिया है देन 4 ml आपने उसमें लिक्विड 2 ऐड किया है आफ्टर मिक्सिंग आपके पास जो नेट वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है दैट इज लेस देन 8 और मोर देन 8 तो वो जो वेरिएशन आएगा वॉल्यूम में दैट विल शो कि जो लिक्विड है दैट इज नॉट आइडियल. और अगर आइडियल होगा तो आपके पास 8 ml का ही वैल्यू आपके पास आएगा. तो दैट शोज डेल्टा V जो है चेंज इन वॉल्यूम दैट विल बी जीरो. जो आपके पास एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है वही वॉल्यूम की आपके पास वैल्यू आएगी. देन लास्ट कंडीशन इज एक्सपेक्टेड पार्शियल प्रेशर. तो जब आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते हो तो आप ये देखते हो कि लिक्विड 1 की वजह से आपके पास एक पर्टिकुलर पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी लिक्विड 2 की वजह से आपके पास पर्टिकुलर वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी. तो जब आप लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को आपस में मिक्स करोगे तो आप एक एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर निकालोगे कि आपका वेपर प्रेशर जो है वो इतना होना चाहिए. ठीक है. बट आफ्टर मिक्सिंग दीज टू लिक्विड्स अगर ये वेपर प्रेशर की वैल्यू अगर डिविएट कर जाती मीन्स कि जितना एक्सपेक्टेड है पार्शियल वेपर प्रेशर उतना अगर नहीं आ रही है तो दैट शोज कि जो ये लिक्विड है जो आपके पास सोल्यूशन है वो ऑब्टेन हुआ है दैट इज नॉन आइडियल. और अगर आपके पास एक्सपेक्टेड पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू आती है तो दैट शोज इट इज एन आइडियल सोल्यूशन. Now the real solutions. Solutions showing deviation from Rod's law are called real or non-ideal solutions. तो वो solution जो Rod's law को follow नहीं करते उसको obey नहीं करेंगे उन type के solutions को हम क्या कहेंगे real या फिर non-ideal solutions. And on the basis of deviation it could be either negative deviation or it could be either positive deviation. नेगेटिव डिविएशन में क्या होगा कि इन टाइप के जो ये सॉल्यूशंस है जब आप दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे आफ्टर मिक्सिंग जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय AB वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन individual solvent molecules and solute molecules. तो AB जो है that will be greater than AA bond and BB bond. और इस केस में क्या होगा जो हमने पीछे कंडीशंस बताई डेल्टा H वैल्यू डेल्टा V वैल्यू वो भी चेंज हो जाएगी या फिर जो उनका पार्शियल वेपर प्रेशर जो उनके वैल्यूज भी है वो चेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली. नेगेटिव डिविएशन में जो डेल्टा V की वैल्यू है उसमें क्या चेंज आएगा इट विल बी लेस. ठीक है. क्यों इसमें क्या होगा कि जो नेगेटिव डिविएशन जो भी लिक्विड शो कर रहे हैं उस केस में क्या है सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो इंटरेक्टिव फोर्स ज्यादा है. तो दैट मीन्स कि जो इसमें क्या है इट विल बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे जो ए बी के बीच में जो बॉन्ड है उसमें ज्यादा यहाँ पे एनर्जी है तो in the formation of this bond it will be an exothermic process. तो इसमें क्या होगा जो एनर्जी है वो रिलीज होगी. ठीक है. एक सिस्टम से तो दैट मीन्स कि वहां पे एनर्जी लॉस हो रही है तो इसीलिए डेल्टा H की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी इन केस ऑफ नेगेटिव डिविएशन.
नेक्स्ट जो है दैट इज डेल्टा वी। डेल्टा वी के केस में भी क्या होगा, इट विल बी लेस। तो क्यों होगा, अगेन डेल्टा, जैसे अब मैंने आपको पीछे भी बताया कि 4 ml अगर आपके पास लिक्विड ए है, 4 ml आपके पास लिक्विड बी है, तो जब आप ए बी को मिक्स करोगे तो लिक्विड ए और लिक्विड बी में ज़्यादा अट्रैक्शन है, उनके बीच में ज़्यादा फोर्सेस है, तो वो क्या करेंगे आफ्टर मिक्सिंग, उनमें जो है थोड़ा वो ज़्यादा इंट्रैक्शन की वजह से जो वो वॉल्यूम है वो कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम होना चाहिए था उसकी वैल्यू से वो कम होगा, तो इसीलिए डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो भी कम होगी। और अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करें तो वो आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू भी जो है वो कम होगी फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास क्या है आइडियल सोल्यूशन की, ये आना चाहिए था कर्व, बट आपके पास जो मिक्सिंग के बाद कर्व आ रहा है वो ये आ रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, अगेन जो इंटरेक्शन है ए और बी के बीच में ज़्यादा है, तो जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी आपस की एफिनिटी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। अब इसी तरह से हमारे पास पॉजिटिव डिविएशन आता है। पॉजिटिव डिविएशन के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दैट इज लेस एज कंपेयर्ड to the individual force of attraction or cohesive energy between the solvent molecule and the solute molecule। और इस केस में क्या है कि अगर हम अगेन एनर्जी को देखें तो एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू these type of liquid showing negative deviation, और जो इसमें वॉल्यूम होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या है कि जब दो लिक्विड्स के बीच में इंटरेक्टिव फोर्स जो है वो कम है एज कंपेयर टू दिस ए बी बी, तो उसमें क्या होगा इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होगी, तो ड्यू टू विच उसमें क्या होगा जो वॉल्यूम होगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़ा बहुत डिविएट कर जाएगा, वो थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, तो इट शोज अ पॉजिटिव डिविएशन। और अगेन पार्शियल वेपर प्रेशर के केस में भी अगर हम देखें तो पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा होगा। क्यों, अगेन सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, उनकी आपस की एफिनिटी कम है, तो इसीलिए उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है इनटू द वेपर फेज वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपस में उनका इतना कोई इंटरेक्शन नहीं है दोनों लिक्विड्स के बीच में, तो इसीलिए वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है वो भी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली। तो these are the types of solutions showing this negative and positive deviation. That's all about the today's lecture. Thank you.